हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और इसमें चैप्टर नंबर 10 का आज अपन अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर नंबर 10 का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। दोस्तों, मेरे पास में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हैं। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो 11th और 12th जो ज्योग्राफी है उसके अलावा बाहर से भी सिलेबस होगा क्या, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किसी गाइड से वो पढ़ रहे हैं और गाइड में सर वो बोल रहे हैं कि काफ़ी बहुत ज़्यादा डीपली दिया हुआ है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी भी गाइड का सहारा न लेकर, किसी भी दूसरी मार्केट की जो प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तक होती है उसका सहारा न लेकर आप जो है 11th 12th RBSC NCERT कुछ भी पढ़ लो भाई, लेकिन बाहर से मार्केट से जो प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तक आती है उसे मत पढ़ो। उसमें आप अपना टाइम जाहिर कर रहे हो। इतना डीपली मैटर आपका नहीं होने वाला है। सिलेबस बहुत शॉर्ट है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इसलिए आप 11th और 12th बुक्स पढ़ें, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको 11th और 12th बुक्स नहीं मिल रही है, प्रैक्टिकल की हो या फिर कोई सी RBSC NCERT कोई सी भी अगर नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। और एक चीज़ और, इसको पढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दो। आप दोस्तों देखते हो, पढ़ते हो, लेकिन शेयर नहीं करते। जो मैं चाहता हूँ जितने बच्चे जुड़ने चाहिए उतने बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर करें। सबसे पहले पर देखते हैं वायु के विशेष गुण। क्या गुण होते हैं वायु के विशेष? पहला गुण है वायु गर्म होकर क्या होती है? फैलती है। वायु जैसे ही गर्म होती है वो क्या होती है? फैलती है। ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ध्यान रखना है, गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। यानी कि जब गर्म होती है तो उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी घट जाती है, वो हल्की हो जाती है। और जब ठंडी हो जाती है तब उसकी डेंसिटी, घनत्व बढ़ जाता है, वायु भारी हो जाती है। जब वायु हल्की होगी तो उसमें ऊर्ध्वाधर गति होगी, यानी कि वायु ऊपर की ओर उठेगी। जब गर्म होगी तब क्या होगी? वायु ऊपर की ओर उठेगी। और जब ठंडी होगी तो नीचे की ओर बैठेगी। सर्दियों में, अपने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी कि सर्दियों में जो जलवाष्प है वो नीचे की ओर आ जाता है, धरातल की ओर आ जाता है, जिसे हम ओस कहते हैं, धुंध कहते हैं, है ना, कोहरा कहते हैं। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे आगे वाले चैप्टर में। अभी आप ये समझिए कि गर्म वायु हमेशा क्या होती है? फैलती है, ऊपर की ओर उठती है। ठंडी वायु सिकुड़ती है, नीचे की ओर बैठती है। दूसरा गुण क्या होता है? वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि वायु जो होती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर बहती है। तीसरा, आर्द्रता और तापमान का पुनर्वितरण करती है। वायु जो है पृथ्वी पर आर्द्रता और तापमान का पुनर्वितरण करती है। कैसे करती है दोस्तों? आर्द्रता का मतलब क्या हुआ? जलवाष्प। जलवाष्प अगर जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर के ऊपर बादल बन रहे हैं, है ना, लेकिन वायु क्या कर रही है? उन बादलों को धकेलकर दूसरी जगह ले जा रही है। तो बताओ, उस आर्द्रता का पुनर्वितरण कर रही है क्या? हाँ। अगर पुनर्वितरण आर्द्रता का नहीं होता तो फिर धरातलीय क्षेत्रों में तो बारिश होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते। क्यों? क्योंकि धरातलीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं होता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो वहाँ पे बादल कहाँ से आएंगे? बादल बनते हैं समुद्रों के ऊपर और हवा उनको धकेल के धरातल के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर ले आती है। तो इस प्रकार से आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। दूसरा, तापमान का भी पुनर्वितरण करती है। यानी कि गर्म क्षेत्रों से अगर कोई वायु बहकर आ रही है तो वो किसी क्षेत्र के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जबकि अगर ठंडे क्षेत्रों से वायु आ रही है तो टेम्परेचर को घटा देगी। तो तापमान का भी पुनर्वितरण करती है और आर्द्रता का भी पुनर्वितरण करती है वायु। अब चलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यानी कि एयर प्रेशर के बारे में, यानी कि वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब किसे कहते हैं या वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई तक प्रति क्षेत्रफल में या जो एक इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ का जो भार पड़ता है उसे वायु दाब कहते हैं। दोबारा से देखिए, ये क्या है? सरफेस है, समुद्र तल है।
माध्य समुद्र तल का मतलब क्या हुआ, मैंने माध्य समुद्र तल लिखा है, इसका मतलब यह है कि समुद्र का जो तल है, जो सरफेस है, वो भी क्या है, ऊंची नीची है, जिसे हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कहीं पर समुद्र तल ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है। तो माध्य मतलब एवरेज है ना, औसतन। तो औसतन समुद्र तल से, ये आपका क्या है, समुद्र तल है ना। यहाँ से वायुमंडल की जो अंतिम सीमा है, ये वायुमंडल की अंतिम सीमा हो गई। वायुमंडल की अंतिम सीमा से यहाँ तक एक इकाई क्षेत्रफल में, अब आप एक इकाई क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। तो अपन क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर में। तो अपन ने नापा तो ये हो गया आपका एक वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग आप जानते हो कैसा होता है, चौकोर, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो एक वर्ग सेंटीमीटर में यहां से यहां तक का जो वायुमंडलीय भार पड़ रहा है, जो वायुमंडलीय प्रेशर पड़ रहा है, उसे हम वायुदाब कहते हैं। यानी कि समुद्र तल पर, माध्य समुद्र तल पर वायुमंडल की ऊपरी सीमा से समुद्र तल तक जो एक इकाई क्षेत्रफल में जो वायु एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है, उसे हम वायुदाब कहते हैं। क्लियर है क्या? आगे देखो, वायुदाब को किस में मापा जाता है, मिली बार में। किस में, मिली बार। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एमबी, एमबी, मिली बार, है ना। तो एमबी या मिली बार में मापा जाता है। आगे अपन देखें कि समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है, हमेशा जो वायुदाब की जो प्रारंभिक इकाई होती है, जैसे ऊंचाई अपन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कहाँ से, समुद्र तल से। कहाँ से, समुद्र तल से। ये चीज़ अपन पहले क्लियर कर देते हैं ना। ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड अगर मापा जाता है वो भी समुद्र तल से, और वायुदाब अगर मापा जाता है वो भी समुद्र तल से। तो पृथ्वी पर औसतन जो वायुदाब होता है वो कितना होता है, 1013.2 मिली बार। कितना होता है, 1013.2 मिली बार। अगर इसे किलो में मापा जाए, केजी में मापा जाए, तो ये होता है 1.03 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना, 1.03 केजी। लेकिन आपको मिली बार में याद रखना है, आपकी बुक में मिली बार में है। फिर मैं वही कहता हूँ, जो 11th में है वही पढ़ो बस। तो समुद्र तल पर जो औसतन वायुदाब है वो कितना है, 1013 मिली बार प्रति सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर में है, एक वर्ग सेंटीमीटर में। चलो आगे चलते हैं। किस यंत्र से वायुदाब मापा जाता है, तो दो प्रकार के यंत्र है, जिसे हम प्रैक्टिकल बुक में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो दो यंत्र कौन से हैं, एक तो है निरद्रव्य बैरोमीटर। कौन सा है, निरद्रव्य बैरोमीटर। और एक है पारद वायुदाब मापी, पारद वायुदाब मापी, और दूसरा है निरद्रव्य बैरोमीटर। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब प्रायोगिक पुस्तक का चैप्टर पढ़ेंगे तब। वायु की गति, वायु गति करती है, यानी कि वायु क्या होती है, देखो शुद्ध वायु क्या होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। शुद्ध वायु क्या होती है, ना तो उसमें कोई स्मेल होती है, ना उसका कोई रंग होता है। शुद्ध वायु ऐसी होती है और वो हर जगह रहती है। लेकिन उसके हम महसूस कब करते हैं, जब वो प्रवाहित होती है। जब वो वायु प्रवाहित होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, पवन। तो पवन की गति दो तरीके से होती है, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, यानी कि एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कैसे, ये आपका सरफेस है पृथ्वी का। अगर पृथ्वी के पास पास में पवन बह रही है तो वो कौन सी गति होगी, क्षैतिज गति। और अगर पवन की गति इस तरीके से है तो वो कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर। यानी कि पृथ्वी से अगर पवनें ऊपर की ओर उठती है तो वो ऊर्ध्वाधर होती है, और पृथ्वी के पास पास में अगर पवनें बहती है तो उसे हम क्षैतिज गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति करती है क्या, पवनी करती है। ऊर्ध्वाधर जो दाब प्रवणता है वो ज्यादा पाया जाता है, क्षैतिज दाब प्रवणता की तुलना में ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता अधिक। दाब प्रवणता क्या होती है ये समझ लेते हैं। दाब प्रवणता, देखो दाब प्रवणता का मतलब होता है दो अलग अलग दाब वाले क्षेत्र, दो अलग अलग वायु दाब वाले क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1002 है और यहाँ पे 903 है, तो ये दाब प्रवणता है, यानी कि दो अलग अलग वायु दाब वाले क्षेत्र। तो दो अलग अलग या दाब प्रवणता, मैं सीधा कहूंगा दाब प्रवणता ऊर्ध्वाधर अधिक पाई जाती है ना, जबकि क्षैतिज कम दाब प्रवणता पाई जाती है। लेकिन हमें ये महसूस नहीं होती, कौन सी, ऊर्ध्वाधर। क्यों नहीं होती, क्योंकि वायु हमेशा ऐसे ऊपर की ओर जाएगी तो वो हमें स्पर्श नहीं करेगी, है ना। जबकि क्षैतिज जो वायु चलेगी, यानी कि जो धरातल के पास पास में बहेगी, वो हमें
छूकर जाएगी, हमें महसूस करा के जाएगी। तो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता ऊर्ध्वाधर अधिक होती है, क्षैतिज कम होती है। क्षैतिज थोड़ी बहुत भी अगर दाब प्रवणता होती है, क्षैतिज वायु दाब में अगर थोड़ा सा भी अंतर होता है तो वो बहुत तेज गति से वायु को प्रवाहित करता है। अब वायु दाब में भिन्नता, अभी मैंने कहा कि वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है ना, तो वो कौन सी होती है? क्षैतिज वायु दाब। और ऊर्ध्वाधर गति कब करेगी? जब वायु गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी, हल्की होगी, फैलेगी, तो वो ऊर्ध्वाधर गति करेगी, यानी कि ऊपर की ओर जाएगी, जिसे हम संवहनीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनीय गति भी कहते हैं। चलो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले वायु दाब में भिन्नता के बारे में। वायु दाब में भिन्नता यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वायु दाब का पाया जाना। सबसे पहले अपन देखते हैं ऊर्ध्वाधर वायु दाब में भिन्नता। कैसे? पृथ्वी के सरफेस से लेके ऊपर तक वायु दाब में भिन्नता कैसे आती है? जैसे यहाँ पे आप रह रहे हो, है ना, तो यहाँ पे वायु दाब क्या होगी? समुद्र तल पर वायु दाब कितनी है? 1013.2 मिलीबार। यही है ना, अभी मैंने बताया 1013.2 मिलीबार समुद्र तल पर। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, वायु दाब में कमी आती जाएगी, यानी कि वायु विरल होती जाएगी। ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब विरल होती जाती है। कैसी होती जाती है? विरल, कम होती जाती है। आपने देखा होगा जो माउंट एवरेस्ट, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुदाब बहुत कम हो जाता है, वहाँ पे श्वास लेने में दिक्कत आती है। आप कभी पर्वतों पर चढ़े होंगे तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है? श्वास लेने में दिक्कत आती है। मतलब ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब कम होता जाता है, विरल होता जाता है। इसकी एवरेज क्या होता है कि किस गति से ये कम होता है? यह जो ऊंचाई है, प्रत्येक 10 मीटर पर, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार की कमी आती है। ऊंचाई पर आप अगर 10 मीटर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो 1 मिलीबार वायुदाब में कमी आ जाएगी। एक चीज मैंने बताई थी, ये आपका सरफेस है, सरफेस से ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ये मैंने बताया था, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये टेम्परेचर कम होता है। और अगर अपन मिलीबार को देखें तो 10 मीटर में 1 मिलीबार कम हो रहा है, 10 मीटर में 1 मिलीबार कम हो रहा है। तो बताओ 1000 मीटर में, 1000 मीटर की बात कर रहे हैं ना अपन, 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 100 मिलीबार जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 100 मिलीबार। कैसे होगा? 10 मीटर में 1 मिलीबार कम हो रहा है ना, तो 100 मिलीबार में कितना होगा? 10 मीटर, है ना, 10 मिलीबार कम हो जाएगा। और 1000 मीटर में 100 मिलीबार कम हो जाएगा। यानी कि अगर अपन सरफेस से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, मीन्स 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी और वायु दाब में कितनी? 100 मिलीबार की कमी आ जाएगी। पृथ्वी पर औसतन या मध्य समुद्र तल पर औसतन वायुदाब कितना होता है? 1013.2 मिलीबार। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर जो है वायुदाब में भिन्नता पाई जाती है। अपन ने देखा सरफेस के पास में वायुदाब अधिक होती है, धरातल के पास में वायुदाब अधिक होती है, ऊंचाई में बढ़ने के साथ में वायुदाब में कमी आती जाती है। अब पृथ्वी के पास में वायुदाब ज्यादा क्यों होता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वायु को अपनी ओर खींचकर रखता है। तो पृथ्वी पर वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायुदाब अधिक और ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुदाब कम होता जाता है। अब आगे अपन देखते हैं वायुदाब में क्षैतिज भिन्नता के। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, पहले देखा अपन ने वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में किस प्रकार कमी आती है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं वायुमंडल में धरातल पर ही, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से वायुदाब में कमी आती है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर वायुदाब 930 मिलीबार है और यहाँ पर कोई दूसरा बंदा है, वहाँ पर 1002 मिलीबार है ना। तो ये जो क्षैतिज वितरण है धरातल पर, है ना, इस वायुदाब में डिफरेंस को समझने की कोशिश
करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं समदाब रेखाएं क्या होती है। समदाब रेखाएं, जैसे अपन ने पढ़ा था समताप रेखाएं, समान तापमान वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं होती थी। वैसे ही समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाने वाली रेखा को समवायुदाब रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 1000 मिलीबार है, यहाँ पर भी 1000 मिलीबार है, तो इन क्षेत्रों को आपस में जो मिलाएगी, एक ही वायुदाब वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाएगी, उसे सम वायुदाब या समदाब रेखाएं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप अगर देखोगे मानचित्र में तो समदाब रेखाएं जो होगी उनमें ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कोई समवायुदाब रेखा है जो 1003 मिलीबार यहाँ का वायुदाब है, यहाँ पर इसके पास में जो होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि 1004 होगा, फिर 1005 होगा, इधर भी 1004 होगा, यानी कि इस तरीके से ये मिली हुई होगी। 1005 होगा, यानी कि एक जो वायुदाब है, जैसे निम्न वायुदाब अगर कोई क्षेत्र है तो उसको बहुत सारी जो निम्न वायुदाब समदाब रेखाएं होगी वो घेरे हुए होगी, है ना। जैसे यहाँ पर भी 1004 था, तो इस तरीके से इस निम्न वायुदाब को भी दूसरी निम्न वायुदाब वाली जो रेखाएं हैं वो इसे घेरे हुए रहती है। ऐसे ही जहाँ पे उच्च वायुदाब होगा उसके चारों तरफ भी उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाएगी, लेकिन सबसे उच्च वायुदाब कहाँ होगा? केंद्र में होगा। नहीं समझे? दोबारा से बताता हूँ। अगर आप समदाब रेखाओं को देखेंगे तो समदाब रेखाएं आपको कैसे दिखेगी कि जो रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, उनके केंद्र में सबसे कम वायुदाब है और उनसे केंद्र से अगर अपन दूर जा रहे हैं तो वायुदाब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यानी कि एक निम्न वायुदाब वाली जो समदाब वाली जो रेखा है उसको बहुत सारी निम्न समदाब वाली रेखाएं घेरे हुए रहती है। ठीक वैसे ही उच्च वायुदाब वाली अगर रेखाओं को अपन देखें, है ना, तो केंद्र में सबसे ज्यादा उच्च वायुदाब होगा और उसकी परिधि पर जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वो क्या होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम होता जाएगा वो उच्च। जैसे कि ये आपका 1003 मिलीबार था, इसके बाहर 1004 आया, फिर उससे ऊपर 1005 आया, फिर उससे ऊपर 1006 आया, है ना। तो इस तरीके से होगा। अगर उच्च वायुदाब की बात करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1020 है तो इसके किनारे पर क्या होगी? 1019 होगी, है ना, 1019 होगी। फिर उससे आगे 1018, इधर भी 1019। इस तरीके से क्या होगी, जो उच्च वायुदाब का जो केंद्र होगा उसे उच्च वायुदाब समदाब वाली रेखाएं घेरे हुए रहती है और जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है उसे निम्न समदाब रेखाएं घेरे हुए रहती है। आगे देखते हैं, अगर अपन समदाब रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो एक चीज और अपने सामने आती है। क्या आती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र तल है, फिर इसके ऊपर ये धरातल आ गया, फिर यहाँ पे एक पर्वत आ गया, इस तरीके से आकृति है। तो सर आपने बताया कि यहाँ पर माध्य समुद्र तल पर जो होता है वो 1013.2 MB होता है ना वायुदाब। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुदाब घटता जाता है और ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। अब जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल इसका यहाँ पे आ रहा है और ये जो ऊंचाई है ये यहाँ तक आते आते क्या हो गई आपकी? 1 किलोमीटर हो गई, 1000 मीटर हो गई, यानी कि यहाँ से ये क्षेत्र 1000 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर जो समदाब रेखा है, यहाँ पर जो वायुदाब है वो 1013.2 है, तो यहाँ पर तो वैसे ही ऑलरेडी कम हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुदाब घट जाता है ना, तो यहाँ तो वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन इस डिफरेंस को कम करने के लिए फिर तो समदाब रेखाएं खींची नहीं जा सकती, तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपने को पता है कि 1000 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 100 मिलीबार कम हो जाता है, 100 मिलीबार कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 1013 आ रहा है और यहाँ पे अगर 913 आ रहा है तो मतलब ये क्या है? क्षेत्र सम वायुदाब वाले क्षेत्र है। समझ गए आप लोग? अब देखते हैं आगे अपन वायुदाब का विश्व में वितरण। सीधा सा पॉइंट है वायुदाब का विश्व में वितरण। देखो क्षैतिज वायुदाब में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी भिन्नता भी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर अगर अपन वायुदाब में भिन्नता देखें तो वो ज़्यादा होती है लेकिन वो महसूस नहीं होती। अगर अपन विश्व में इसका वितरण देखें तो
मुख्य रूप से अपन ये पॉइंट देखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जो बुक में है वही पढ़ेंगे। 0 डिग्री विषुवत रेखा पर, सीधा सा याद रखना है 0 डिग्री, ये क्या है, ग्लोब के बीचों बीच, ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इस पे विषुवत निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। कैसी वायुदाब क्या होता है यहाँ पे, निम्न होता है। फिर अपन 30 डिग्री उत्तर में जाए या 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण में जाए, है ना, 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण में जाए या फिर उत्तर में जाए, दोनों साइड में क्या होता है, वायुदाब बढ़ जाता है। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी दोनों अक्षांशों पर उपोषण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। कौन सी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, याद रखना है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी कहां पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। फिर चलते हैं आगे, चाहे आप 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाओ, चाहे आप 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाओ, यहां पर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। पहले निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न। तो 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, यहाँ पर अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर और ऊपर चलते हैं, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी दोनों अक्षांशों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखो सीधा सा, यहाँ पर क्या था, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पे क्या था बताइए, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पे क्या था, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक वैसे ही इधर होगा, है ना, चाहे नॉर्थ में जाएं आप 0 डिग्री से या साउथ में जाए। पहले क्या आएगी, पहले आप जहाँ पे अगर विषुवत रेखा पे खड़े हैं तो यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी होगी, फिर 30 डिग्री पर जाते ही उच्च वायुदाब पेटी, फिर 60 डिग्री पे जाते ही निम्न वायुदाब पेटी, और फिर 90 पर जाते ही उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि निम्न उच्च इस प्रकार की वायुदाब पेटियाँ पाई जाती है। ये जो वायुदाब पेटियाँ हैं ये स्थिर नहीं होती है। ये स्थिर कैसे नहीं होती है, जब सूर्य मकर रेखा पर, यानी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा हुआ, 0 डिग्री से नीचे वाला, तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है, तब इन ये जो वायुदाब की पेटियां है ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है। किस साइड में, दक्षिण की ओर। यानी कि जब अपने यहाँ पर, अपन कहाँ रहते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अपन भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो हम भारत के संदर्भ में ही देखेंगे। यानी कि भारत में जब सर्दी की ऋतु होती है, अब भारत में सर्दी की ऋतु कब होगी, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकेगा, तब भारत में सर्दी की ऋतु होगी। तो जब भारत में सर्दी की ऋतु होगी, ये वायुदाब पेटियां नीचे की ओर चली जाती है, और जब भारत में गर्मी की ऋतु होती है, ये वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। याद रखना, शीत ऋतु में दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर ये वायुदाब पेटियां संचरण करती है, खिसक जाती है, ये स्थायी नहीं रहती। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते। हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब तक अपन ने देखा कि जो क्षैतिज पवनें हैं, है ना, वो पवनें शांत वायु जब बहने लगती है तो हमें पवन यानी कि महसूस होती है, और ये जो पवनें हैं ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, ये अपन ने सीखा। अब ये देखते हैं कि ये जो पवनें हैं इनकी दिशा और वेग, इसको निर्धारित कौन से कारक करते हैं। इसको निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं, एक दाब प्रवणता, दूसरा घर्षण और तीसरा है कोरोलियस बल। पहले समझते हैं दाब प्रवणता क्या होती है। दाब प्रवणता होती है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए वायु प्रेशर जो है वो 1012 मिलीबार है, कितना है, 1012 मिलीबार, और यहाँ पर 1000 या 1102 मिलीबार है। तो जितनी, यानी कि दोनों के बीच में जो वायु दाब में डिफरेंस है वही क्या कहलाती है, दाब प्रवणता कहलाती है। अब जितना डिफरेंस ज्यादा होगा दाब प्रवणता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि एक तरफ लो एयर प्रेशर होगा और एक तरफ हाई एयर प्रेशर होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना रहेगा दाब प्रवणता उतनी ही रहेगी। तो यहां पर देखिए, समदाब रेखाएं अगर पास में होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, और समदाब रेखाएं अगर दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। देखिए कैसे, इसको यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई समदाब रेखा है और इस समदाब रेखा का मान है 904 मिलीबार, दूसरी इसके पास में समदाब रेखा है और ये जो समदाब रेखा है इसका मान है 1004 मिलीबार।
अगर दूसरा उदाहरण अपन इधर लेते हैं, एक यहाँ पे है 904 और यहाँ तक 904 या 905 ही था और यहाँ पर आके ये 907 हुई है ना। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो समदाब रेखाएं हैं, समदाब रेखा कौन सी, जो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, यानी कि यहाँ पर भी 904 है, यहाँ पर भी 904 है, इस पूरी लाइन पे 904 जो मिलीबार वायु दाब है, इस पूरी लाइन पे 1004 मिलीबार है। तो जब समदाब रेखाएं पास पास में होती है तब दाब प्रवणता ज्यादा काम करती है, और जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तब दाब प्रवणता क्या करती है, कम काम करती है। समझ गए। अब समदाब रेखाएं पास में कब होती है और दूर में कब होती है? जब अपन समदाब रेखाएं खींचते हैं, जब समदाब रेखाएं अपन देखते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंस लेंगे ना दो रेखाओं के बीच में। ऐसे तो नहीं कि 904 और 905 ले लिया अपन ने, तो डिफरेंस लेंगे अपन 2, 4, 8, 10 मिलीबार का। तो जितना डिफरेंस लेंगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी अगर वायुदाब में अंतर कम होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि वायुदाब में अगर दो क्षेत्रों में अंतर ज्यादा है तो दाब प्रवणता ज्यादा होगी, और दो क्षेत्रों में अंतर कम है तो दाब प्रवणता कम होगी। अब इसको आप ऐसे भी याद रखो, समदाब रेखाएं जब पास में होती है, समदाब रेखाएं पास में होगी तो मतलब वायु दाब में भिन्नता ज्यादा होगी, और समदाब रेखाएं जब दूर होगी तो वायु दाब में भिन्नता कम होगी। तो समदाब रेखाएं जब पास में होती है तब दाब प्रवणता अधिक काम करती है, और समदाब रेखाएं जब दूर होती है तब दाब प्रवणता कम काम करती है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे दूसरा देखो, घर्षण, यानी कि जब घर्षण का मतलब होता है जब पवने क्षितिज यानी कि धरातल के पास में बहती है तो वो धरातल से संपर्क में आती है, और धरातल से संपर्क में आएगी तो धरातल पर पर्वत भी है, पठार भी है, पेड़ पौधे भी है, बिल्डिंग्स भी है, इमारतें भी है, तो वायु दाब क्या होगी, उनसे टकराएगी। पवन उनसे टकराएगी तो उसका वेग प्रभावित होगा, उसकी गति प्रभावित होगी, है ना। तो घर्षण यानी कि धरातल की उच्चावस्था, धरातल में ऊंचे नीचे जो स्थान है उनसे वायु का घर्षण होता है, जिससे वायु की गति प्रभावित होती है, और ये धरातल पर 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उसके बाद में जो वायु है अबाध रूप से बहती है, यानी कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में फिर भी माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत हैं तो वहां पर अबाध रूप से नहीं बह सकती 8 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर 1 से 3 एवरेज माना है। समुद्रों पर न्यूनतम होता है, समुद्रों पर घर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समुद्र जो होते हैं वहां पर ना कोई बिल्डिंग्स होती है, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, ना कोई पर्वत होते हैं, तो वहां पर एक सपाट मैदान होता है समुद्रों पे, इसलिए वायु क्या होती है, अबाध रूप से बहती है, वहां पे घर्षण नहीं लगता। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है? कोरोलियस बल। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोलियस बल क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पृथ्वी घूमती है अपनी जगह, है ना। अब जब पृथ्वी घूमेगी, है ना, तो इसमें 2 बल काम करते हैं, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है कोरोलियस बल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है कोरोलियस बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो अगर अपन मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ पकड़ लें और बच्चे को हाथ पकड़कर ऐसे घुमाएं चारों तरफ, तो क्या होगा? उस बच्चे के पैर हवा में हो जाएंगे। जितनी स्पीड ज्यादा होगी बच्चा उतना ही ऊंचा होगा, सही है। जितनी स्पीड कम होगी बच्चा उतना ही कम होगा। तो घुमाने की अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है तो इसमें एक दूर धकेलने वाला बल लग रहा है। जैसे आप बच्चे को घुमा रहे हो तो उसमें भी दूर धकेलने वाला बल लग रहा है। तो ये जो बल होता है ये होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। इसी वजह से पृथ्वी जो है विषुवत रेखा से उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। समझ गए? दूसरा एक बल होता है कोरोलियस बल। ये भी घूर्णन से ही लगता है। ये बल कैसे लगता है? पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी पर महासागर, कौन कौन सी? पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी का महासागर पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन नहीं कर पाता। आप इसको ऐसे समझिए, एक थाली लीजिए, थाली में पानी भर लिया, पानी भरने के बाद में आप थाली को धक्का मारोगे तो क्या होगा बताओ? पानी आपके ऊपर आएगा, आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है वो थाली के साथ गति नहीं कर पा रहा, है ना। तो महासागरों में भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्थल तो गति कर रहा है लेकिन जो महासागर होते हैं, जो जल होता है वो स्थल का साथ नहीं दे पाता। वैसे ही वायु भी जो है वो स्थल का साथ नहीं दे पाती और वो क्या होती है? पीछे की ओर धकेल दी जाती है। इसे कहते हैं कोरोलियस बल। इस बल को पहली बार जो प्रतिपादित किया था वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम भी कोरोलियस था।
उनके नाम से इस बल को कोरोलियस बल दिया गया और 1844 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया एक फ्रांसीसी विद्वान ने। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर उस विद्वान का नाम भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो आपके सिलेबस में है वो ही पढ़ाया जाएगा। तो कोरोलियस बल का नाम दिया, कोरोलियस बल को प्रतिपादित किया या इस बल की पहचान की एक फ्रांसीसी विद्वान ने। कब की? 1844 ईस्वी में। इस बल की वजह से, अब समझना क्या है, इस बल की वजह से जो पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें क्या होगी? अपने दाहिनी ओर। पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी, पृथ्वी कैसे घूमती है बताओ? ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है? पृथ्वी ऐसे घूमती है, यानी कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जो पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है? अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, ये तो आपको याद रखना होगा। कोरोलियस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसको भारतीय मानसून से समझिए आप। भारतीय मानसून, भारत यहाँ पर है और भारत के दक्षिण से मानसून ऐसा दक्षिण में है, भारत इस तरीके से है, ये लो दक्षिण। तो भारत में जो मानसूनी पवनें आती है वो मूल रूप से पूर्वी पवनें होती है। कैसी होती है? पूर्वी पवनें। ये इधर कौन सा है बताओ? मैंने बताया था दाईं ओर क्या? पूर्व, बाईं ओर क्या? पश्चिम। तो मूल रूप से क्या होती है? पूर्वी पवनें होती है। लेकिन कोरोलियस बल की वजह से ये पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। अब पवनें ऐसे जा रही है तो अपनी दाईं ओर मुड़ेगी तो कैसे होगा? इस तरीके से मुड़ जाएगी और इस तरीके से मुड़कर भारत में एंटर करेगी, है ना। और ये महासागरों से ऊपर से आ रही है तो इनमें जलवाष्प होगा और फिर भारत में आकर वर्षा करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा से भारत में एंटर कर रहा है। भारत का दक्षिणी पार्ट, ये पश्चिमी पार्ट, दोनों के बीच से एंटर कर रहा है तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, इसीलिए इसे कहते हैं। लेकिन ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें थी वो मूल रूप से कौन सी पवनें थी? पूर्वी पवनें थी। लेकिन कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर इनकी दिशा चेंज हुई और अपनी दाईं ओर घूमी और दाईं ओर घूमने से भारत में ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा से एंटर करी। तो अब अभी यहाँ पर ये चीजें अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मानसून के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा में दाईनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। एक चीज और याद रखनी, कोरोलियस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है। अब दाब प्रवणता क्या होती है? देखिए अभी मैंने 2-3 बार तो बता दिया मैंने, ये क्या है? समदाब रेखाएं हैं। यानी कि मान लीजिए इस समदाब रेखा का मान है 904 मिलीबार और इस समदाब रेखा का मान है 1002 मिलीबार। अब मेरे को ये बताइए कि पवनें यहां से पवनें इधर की ओर बहेगी या यहां से पवनें इधर की ओर बहेगी? तो ऑफ कोर्स यहां से पवनें इधर की ओर बहेगी, ऐसे बहेगी ना, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। तो ये पवनें कैसे जा रही है? समकोण पर जा रही है, यानी कि इन समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करती है क्या? दाब प्रवणता। देखो दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करती है। दाब प्रवणता क्या होगी? ये दोनों के बीच में। दाब प्रवणता का मतलब ये है कि दो अलग वायु दाब की वजह से जो वायु गति करके जाती है वही दाब प्रवणता होती है। तो वायु गति करके जा रही है तो समकोण पे जा रही है। दूसरा, ये जो दाब प्रवणता है इसके समकोण पर काम करता है कोरोलियस बल। दाब प्रवणता के समकोण पर काम कौन करता है? कोरोलियस बल। इसके समकोण पर काम करता है कोरोलियस बल। अब देखिए आप लोग एक चीज को समझिए, कोरोलियस बल जो है ना, वो सबसे ज्यादा लगता है ध्रुवों पर। कहां पर लगता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम कहां लगता है? विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर सबसे कम क्यों लगता है, तो आप सीधा सा समझिए कि आप एक अगर बॉल लेते हो, आप एक बॉल लेते हो और बॉल क्या होगी, बीच में से उभरी हुई, ऊपर नीचे उसके दो किनारे होंगे, है ना, जिसमें अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं। अब बॉल को अगर घुमा रहे हैं तो बॉल का जो गति है, जो स्पीड है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ऊपर नीचे होगी ना, क्योंकि बीच वाला भाग तो काफी बड़ा है, तो वो घूमेगा तो उसमें तो बल कम गति धीमी होगी, लेकिन ऊपर वाला छोटा पार्ट है तो वो क्या होगा, तेज गति से घूमेगा। तो यहां पर क्या होगा, जो कोरिलियस बल का प्रभाव शून्य होता है, बिल्कुल कम होता है, और यहां पर कोरिलियस बल का प्रभाव ज्यादा होता है। तो विषुवत रेखा से, जब अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कोरिलियस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है दोनों साइड में, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं कोरिलियस बल का प्रभाव घटता जाता है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पर सबसे कम कोरिलियस बल लगता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, जब कोरिलियस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है और दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पवनें होती है यहां पर मध्य अक्षांशों में और उच्च अक्षांशों में क्या करती है, जो निम्न वायुदाब है ना, उस निम्न वायुदाब को भरने के बजाय और ज्यादा निम्न कर देती है। निम्न वायुदाब को भरने के बजाय और ज्यादा निम्न कर देती है, यानी कि बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब हो जाता है और उसके चारों तरफ उच्च वायुदाब हो जाता है। उस निम्न वायुदाब को भरने के बजाय उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिससे चक्रवात बनते हैं। और विषुवत रेखा पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो निम्न वायुदाब होता है वहां पर विषुवत रेखा पर कोरिलियस बल कम काम करता है, इसलिए जो निम्न वायुदाब होता है वो और ज्यादा निम्न होने के बजाय वो पूरित हो जाता है, यानी कि वो भर जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं बनते। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित